हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटी सिविक्स कराने वाले हैं। इसका चैप्टर नंबर सेकंड करेंगे, संघवाद। हिंदी में कराऊंगा और पूरा डिटेल में आपको चैप्टर कराने वाला हूं। इसकी समरी आपको समझाने वाला हूं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो क्लास 10th के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है क्लास 10 ESP, ठीक है। ये ग्रुप है हमारा 10th का। यहाँ पे आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको MCQ क्वेश्चन के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। क्लास 10th को सिलेक्ट करना है। जब आप क्लास 10th में जाओगे तो आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस में जाओगे तो इस प्रकार से आपके सामने टेबल आ जाएगी। इसमें आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो थ्योरी नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। MCQ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपके आते हैं पेपर में वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी और फ्री में अवेलेबल है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्ट मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्या स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। चैप्टर 1 हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था, आपको कुछ याद है कि हमने क्या क्या देखा था? बेल्जियम को देखा था, वहाँ पे श्रीलंका को पढ़ा था और इनको कंपेयर किया था हमने भारत के हरियाणा राज्य से। तो हमने बहुत कुछ सीखा था चैप्टर 1 में। ये जो चैप्टर है ना, ये उससे डिफरेंट है और इसमें हम संघवाद को समझने वाले हैं। तो उसमें एग्जाम्पल में हम बेल्जियम और श्रीलंका को लेकर चलेंगे। एक एक एग्जाम्पल देखेंगे इनका, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, एकात्मक शासन की अगर मैं बात करूं, एक टॉपिक है आपके सिलेबस में कि एकात्मक शासन क्या कहलाता है, या फिर दूसरा टॉपिक है कि संघात्मक शासन क्या कहलाता है। तो इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कहाँ पर एकात्मक शासन है और कहाँ पे संघात्मक शासन है, ठीक है। इसको समझते हैं। देखिए, श्रीलंका, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि श्रीलंका जो है वहां पे एकात्मक शासन व्यवस्था थी और वहां पे जो विविधता है उसको सम्मान नहीं किया गया। आपने देखा था कि जो सिंगली लोग थे वहां पे उनका दबदबा था, उनका राजनीति में भी दबदबा था, ठीक है, उनका सरकार में दबदबा था। और जो वहां के तमिल लोग थे उनके साथ भेदभाव होता था, उनको उस तरीके से नहीं समझा गया श्रीलंका के द्वारा। इसीलिए वहां पे क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। तो एकात्मक शासन में वही है, यानी कि एक सरकार होती है, वही सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, ठीक है। और दूसरी अगर अन्य सरकारें भी हैं तो उसको आदेश दे सकती है, यानी कि यहाँ पे एक शासन का मुख्य अंग होता है, वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है, उसी को एकात्मक शासन कहते हैं। आगे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दूसरी तरफ है यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था, ठीक है। संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वो ठीक इसके अपोजिट है, बिल्कुल इसके उलट है। यहाँ पे क्या होता है, संघात्मक शासन जो है ये बेल्जियम में है। बेल्जियम में हमने क्या पढ़ा था कि बेल्जियम में भी भाई अलग अलग लैंग्वेज वाले, भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे, उनके बीच में भी विवाद था। लेकिन उस विवाद को बेल्जियम ने कैसे सुलझा लिया था, यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था थी, इसके जरिए इन्होंने सुलझा लिया था। तो बस हमें श्रीलंका बेल्जियम के बारे में इतना ही पढ़ना है। अब हम चलते हैं, समझते हैं कि भाई एकात्मक शासन क्या है और संघात्मक शासन क्या है। पहले मैं आपको संघात्मक शासन समझा दूंगा तो आपको एकात्मक अपने आप ही समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, ठीक है। ये जो शासन व्यवस्था होती है इसमें क्या होता है, इसमें सर्वोच्च सत्ता जो होती है वो केंद्रीय सरकार और उसकी जो अलग अलग इकाइयां होती है उनके बीच में बट जाती है। अब समझिए, यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि संघात्मक व्यवस्था में एक सरकार होगी, वो ताकतवर होगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ अन्य सरकारें भी हो सकती हैं उनमें, और उस मेन सरकार में जो सत्ता है उसकी साझेदारी हो जाती है, नहीं सत्ता बट जाती है, ठीक है, अधिकार बट जाते हैं। ज्यादातर जो संघीय व्यवस्था होती है यहाँ पे दो स्तर की सरकारें होती हैं या फिर एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, ठीक है, जिसे केंद्र सरकार कहा जाता है, ये भी है। अब यहाँ पे समझिए, बिल्कुल अच्छे से सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। होता क्या है, देखिए, संघीय व्यवस्था जहां पे होती है ना, वहां पे ज्यादातर दो स्तर की सरकार होती है, ठीक है। दो स्तर की सरकार कौन सी होती है, एक तो होती है केंद्र सरकार। जो केंद्र सरकार होती है वो पूरे देश को देखती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा स्तर जो होता है वो होती है राज्य सरकार, जो अपने राज्य को देखती है, या फिर इसको हम कह सकते हैं प्रांत की सरकार, जो अपने प्रांत को देखेगी। तो इस प्रकार से जो सत्ता है, जो पावर है, वो दो हिस्सों में बट गई। यानी केंद्र सरकार के पास भी कुछ पावर चली गई और राज्य सरकार के पास भी कुछ शक्तियां, कुछ अधिकार चले गए। तो इस तरीके से जहां पे व्यवस्था होती है उसको संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। यानी दो स्तर की सरकारें हो जाती हैं यहाँ पे, ये आपको समझना है। अब आगे देखो, केंद्र सरकार जो है
अभी हमने समझा कि यहाँ पे एक सरकार ऐसी है जिसको केंद्र सरकार कहा जा रहा है, जो पूरे देश को देखेगी, ठीक है, पूरे देश पे इसका नियंत्रण होता है। अब ये पूरे देश को जो सरकार देखती है, इसकी जिम्मेदारी जो होती है वो राष्ट्रीय महत्व के विषयों से होती है, यानी कि पूरे देश के लिए जो विषय हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा कैसे करनी है, विदेश नीति कैसे बनानी है, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ऐसे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसको लेकर उसके पास अधिकार होते हैं, शक्तियां होती हैं, उसको लेकर वो डिसीजन ले सकती है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आती है प्रांत की सरकार या फिर राज्य की सरकार। केंद्र सरकार हमने समझ लिया जो पूरे देश को देखेगी। राज्य की सरकार जो होती है वो राज्य के यानी कि प्रांत के स्तर पे होती है, जो शासन के जो डेली लाइफ के जो हमारे कामकाज होते हैं ज्यादातर इसको देखा करती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें जो हैं वो अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना अपना काम करती हैं, यानी कि दो सरकारें हैं, एक केंद्र है, केंद्र सरकार जो पूरे देश को देख रही है, एक राज्य सरकार है जो केवल राज्य को देख रही है। दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पे अपना कार्य करती हैं, ठीक है। दोनों सरकारों के पास अधिकार होते हैं, केंद्र सरकार के पास भी कुछ अधिकार है, राज्य सरकार के पास भी कुछ अधिकार है। यही चीज आपको बताई गई है, इसी को हम बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था, ठीक है। इस अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि जो संघीय शासन व्यवस्था होती है ना, एकात्मक शासन बिल्कुल उसके अपोजिट होती है। समझिए कैसे, अभी हमने क्या पढ़ा, संघीय शासन व्यवस्था, या फिर इसको हम संघवाद भी कह सकते हैं या फिर संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन में हमने क्या पढ़ा कि सत्ता जो होती है दो हिस्सों में बट जाती है। एक तो होती है केंद्र की सरकार जो पूरे देश को देखती है, एक होती है राज्य की सरकार जो अपने राज्य को या फिर प्रांत को देखती है, ऐसा होता है। इसके ठीक उल्टा होता है, अपोजिट होता है एकात्मक, ठीक है। एकात्मक शासन व्यवस्था जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। यहाँ पे एक स्तर की सरकार होती है और ये जो सरकार होती है यही ताकतवर होती है, सबसे ज्यादा अधिकार जो होते हैं वो इसी सरकार के पास होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई दूसरा स्तर भी है तो दूसरा स्तर कमजोर होगा, ठीक है, ये सरकार इसको आदेश देगी और इसको वो आदेश मानना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इसको एक एकात्मक या फिर एक स्तर की सरकार के रूप में हम देख सकते हैं। दोनों के बीच में हमने डिफरेंस देखा। अब क्या है, हमने संघात्मक व्यवस्था को पढ़ लिया। हम भारत में रहते हैं, भारत में रहते हैं, भारत के नजरिए से सोचो, भारत में भी दो प्रकार की सरकार आपको दिखती है। एक तो हमारी केंद्र की सरकार है, ठीक है, और फिर हमारे राज्य की सरकारें होती हैं। हालांकि यहाँ पे तीसरा स्तर भी होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन मेन जो होती हैं वो दो प्रकार की सरकारें होती हैं। केंद्र की सरकार जो पूरे देश को देखती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी एनडीए की सरकार है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोदी जी हैं, जो पूरे देश के लिए काम करेंगे। इसके अलावा राज्य की सरकार का एग्जांपल दूं, जैसे मान लो बिहार की सरकार हो गई, वो बिहार के लिए काम करेगी। यूपी की सरकार हो गई, वो यूपी के लिए काम करेगी, ठीक है। दिल्ली की सरकार हो गई, दिल्ली के लिए काम करेगी। इस तरीके से राज्यों में, प्रांतों में भी अपनी अपनी सरकारें होती हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था को देखेंगे, लेकिन संघात्मक के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कहाँ कहाँ पे संघात्मक व्यवस्था आपको दिखती है, तो भारत में हो जाता है, कनाडा में हो जाता है, जर्मनी हो गया, ठीक है, बेल्जियम हो गया। ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पे आपको संघात्मक व्यवस्था दिखेगी। एकात्मक शासन की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है कि एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, ठीक है, एक ही स्तर है, और बाकी जो इकाइयां हैं या अन्य मान लो कोई संस्था हो गई या फिर दूसरी सरकारें हो गई, वो सब उसके अधीन है। यानी एक ही सरकार है और सारे इसके अधीन है, सबको इसका फैसला मानना पड़ेगा। बाकियों को उतनी पावर नहीं है जितनी इसको है, ठीक है, इसलिए इसको एकात्मक शासन कहते हैं। इसमें केंद्रीय सरकार जो होती है वो प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दो सरकारें हैं, एक केंद्र की और दूसरी प्रांत की, तो प्रांत की सरकार के कोई ज्यादा अधिकार इनके पास होंगे नहीं, इसको इसकी ही बात माननी पड़ेगी, इसलिए इसको एकात्मक शासन कह रहे हैं, ठीक है। तो कुछ देशों में ऐसा भी होता है, कुछ देशों में संघीय भी होता है। तो एकात्मक की बात करें तो कहाँ पे, चाइना में आपको एकात्मक व्यवस्था दिखेगी, फ्रांस में दिखेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको श्रीलंका में दिखेगी, श्रीलंका का एग्जाम्पल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये होता है हमारा एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, आपने समझा। अब थोड़ा सा ना एक एक करके सारे पॉइंट को समझते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़े हैं, दो टॉपिक पढ़े हैं। शासन व्यवस्था दो प्रकार की है, एक तो एकात्मक है, एक संघात्मक है, क्लियर है। अब संघीय व्यवस्था जो है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता को पढ़ते हैं। यानी जो संघीय व्यवस्था होती है जिसमें दो प्रकार या दो से ज्यादा स्तर की सरकारें होती हैं, उसकी विशेषता पढ़ते हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, उसके लक्षण क्या है। सबसे पहला विशेषता ये है कि यहाँ पे सरकार जो होती है या तो वो दो स्तर की होगी या फिर दो से ज्यादा तीन स्तर की भी हो सकती है, ठीक है, ऐसा होता है। दो स्तर की सरकार कैसे होती है, जैसे भारत में यहाँ पे एक केंद्र की सरकार है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था, दूसरा राज्य की सरकार है जो प्रांतों की सरकार कहलाती है, क्लियर है। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं। अब देखो भारत के नजरिए से देखो,
भारत का मैप आपके सामने है। अब यहाँ पे दो प्रकार की सरकारों की अगर मैं बात करूं, तो एक सरकार है जो केंद्र की सरकार है। केंद्र की सरकार क्या करेगी, पूरे देश के लिए काम करेगी, ठीक है, कंप्लीट, हर राज्य उसके अंडर में आ जाएंगे, यानी सभी राज्यों के लिए, पूरे देश के लिए काम करेगी। लेकिन जो राज्य की सरकार है वो केवल राज्य के लिए काम करेगी। जैसे कि देखो ये यूपी है, ठीक है, ये राज्य क्या है, यूपी, उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश के लिए कार्य करेगी, ठीक है। ये बिहार है, तो बिहार की सरकार जो है बिहार के लिए काम करेगी। जो पंजाब की सरकार है वो पंजाब के लिए काम करेगी। जो राजस्थान की सरकार है राजस्थान के लिए काम करेगी। गुजरात की सरकार गुजरात के लिए काम करेगी, ठीक है। गुजरात की सरकार पंजाब के लिए काम नहीं करेगी, गुजरात की सरकार यूपी के लिए काम नहीं करेगी, गुजरात की सरकार बिहार के लिए काम नहीं करेगी। वो केवल अपने ही स्टेट के लिए, अपने ही राज्य के लिए काम करेगी। लेकिन जो केंद्र की सरकार है वो तो भाई पूरे देश के लिए काम करेगी। समझ गए, बिल्कुल आसान है। केंद्र राज्य क्लियर, समझ में आया। ये है संघात्मक शासन की विशेषता। अब देखिए संघात्मक शासन की विशेषता या लक्षण हम पढ़ रहे हैं, तो दो प्रकार की सरकार होती है। लेकिन यहाँ पे हमने एक और चीज पढ़ा था, कहीं कहीं पे तीन स्तर की भी सरकारें हो सकती है। जैसे भारत में तीन प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, ये दो तो आप जानते हो। एक तीसरा लेवल भी होता है जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं या फिर इसको स्थानीय शासन कहते हैं। इसमें हमारी ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम आ जाते हैं। तो ये बाद में आया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। उसके बाद से हमारे देशों में जो सरकारें आई हैं, केवल दो प्रकार की सरकारें होती थी, एक केंद्र की सरकार होती थी, एक राज्य की सरकार, ठीक है। यही दो सरकार होती थी। ये सरकार पहले नहीं होती थी, ये आई है बाद में। बाद में क्यों आई है, बाद में कब आई है, ठीक है, क्यों इसको लाना पड़ा, इसके क्या फायदे क्या नुकसान, सब कुछ आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये लेवल आपको पता होना चाहिए, ठीक ठीक है। भारत में ऐसा है, जरूरी नहीं है सभी देशों में जो संघात्मक देश शासन वाले देश होते हैं सभी जगह तीन स्तर की सरकार हो, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं पे दो स्तर की भी हो सकती है, कहीं पे तीन स्तर की भी हो सकती है, ठीक है, हो सकता है अलग अलग। वो उस देश पे डिपेंड करेगा, उस देश का क्षेत्रफल कैसा है, उसकी आबादी कैसी है, उसकी सिचुएशन क्या है, उस पे। पहली विशेषता। सेकंड विशेषता को देखते हैं। देखिए अलग अलग स्तर की सरकार होती है, हमने समझ लिया, केंद्र की, राज्य की। अब ये जो सरकारें हैं एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब जैसे कि देखो ये है, मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एक गुजरात का एग्जांपल दे देता हूँ। ये गुजरात राज्य है, ठीक है। अब गुजरात राज्य की जो सरकार है वो भी उसी जनता पे शासन करेगी जो गुजरात के लोग हैं, और जो हमारे केंद्र की सरकार है वो भी उसी जनता पे शासन करेगी, ठीक है। जनता एक ही है, शासन उस पर अलग अलग सरकार कर रही है, केंद्र की और राज्य की दोनों। जनता क्या है, एक ही है, यानी जनता का जो समूह है, नागरिक समूह है, वो सेम है, एक ही है, ठीक है। अलग से थोड़ी है, केंद्र सरकार अलग से जनता ला रही है, राज्य सरकार अलग से ला रही है, ऐसा नहीं होता। तो ये है, यही आपको बताया गया है, ठीक है। और कानून बनाने, कर वसूलने यानी कि टैक्स लेने, प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, बिल्कुल। अब केंद्र सरकार जो है, ठीक है, उसका अपना अधिकार क्षेत्र है, उसके अपने अधिकार होंगे, ठीक है। राज्य सरकार जो होगी उसके अपने अधिकार होंगे। केंद्र सरकार अलग अलग मुद्दों पे टैक्स लेती है, अलग अलग चीज़ों पे टैक्स लेती है, ऐसे ही राज्य सरकार भी अलग अलग चीज़ों पे टैक्स लेती है। तो वो सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड है। और ये कहाँ पे आपको मिलेंगी, ये सब ये मिलेगी आपको हमारे संविधान में। ये सारी जानकारी हमारी संविधान में, संविधान में पहले से फिक्स है कि केंद्र के क्या अधिकार होंगे, राज्य के क्या अधिकार होंगे, सब कुछ। तो ये हो गया दूसरा इसकी विशेषता। तीसरी विशेषता को देखो, ध्यान से देखो। विभिन्न स्तरों की सरकारें जो होती हैं उनके अधिकार क्षेत्र जो होते हैं वो संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, बिल्कुल। हमारा जो संविधान है उसमें पहले से ही बता रखा है कि केंद्र सरकार के क्या अधिकार हैं, केंद्र सरकार के क्या कार्य क्षेत्र हैं, राज्य सरकार के क्या अधिकार हैं, राज्य सरकार के क्या कार्य क्षेत्र हैं। ऐसे ही जो स्थानीय सरकार होती है उसके क्या अधिकार हैं, उसको कहाँ से टैक्स मिलेगा, सब कुछ पहले से हमारे संविधान में बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता को देखते हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। अब हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, अगर कोई एक सरकार चाहे कि हम संविधान को ही बदल दें तो वो नहीं कर सकती, ठीक है, कर ही नहीं सकती, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो दोनों स्तर की सरकार जो है उसकी सहमति से ही चेंजेस हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं, संशोधन हो सकते हैं, ठीक है। कोई छोटा मोटा सुधार है, कोई नया कानून बनाना है, किसी कानून में कोई कमी है उसको ठीक करना है, तो वो तो कर देगी सरकार। लेकिन अगर हमारे संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है, मौलिक कोई प्रावधान है, उसमें अगर कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेगी तो फिर पॉसिबल नहीं है। केंद्र की और राज्य की दोनों सरकारों की परमिशन वहाँ पे होनी चाहिए, दोनों का उसमें
बहुमत मिलना चाहिए, ठीक है, दोनों की सहमति होनी चाहिए। चौथी विशेषता थी। पांचवी विशेषता देखो, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। बिल्कुल। अब देखो, हमारे यहाँ पे अलग अलग स्तर की सरकार है, केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन, तीनों पढ़ा हमने। अब हमारी जो अदालत है यानी हमारी जो न्यायपालिका है उसको अधिकार है, ठीक है, क्या अधिकार है कि वो अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं उसके जो अधिकार हैं उसकी व्याख्या कर सके। यानी हमारी कोर्ट बता सकती है कि केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है, केंद्र सरकार इस काम को कर सकती है, राज्य सरकार के पास ये अधिकार है, राज्य सरकार इस काम को कर सकती है, कोर्ट बताती है। विभिन्न स्तर की जो सरकारें हैं उसके बीच में अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो निर्णायक भूमिका निभाती है, ठीक है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि केंद्र में, भारत में मान लीजिए केंद्र में अलग सरकार हो, मान लो केंद्र में सरकार है बीजेपी की, ठीक है, किसी राज्य में मान लो कोई राज्य, जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सरकार है कांग्रेस की। अब देखो, यहाँ पे केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, ये एक दूसरे की विरोधी हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इनके बीच में अधिकारों को लेकर कोई विवाद हो जाए, केंद्र बोले नहीं ये तो हमारा काम है हम करेंगे, राज्य बोले नहीं ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है इसको हम करेंगे। ऐसा मान लो दोनों सरकारों के बीच में कभी कोई विवाद हो जाए तो सॉल्यूशन कौन करेगा, तो वो मामला जाएगा हमारी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, अदालत में। सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर फैसला लेगी, वो देखेगी संविधान के अनुसार कौन सा कार्य किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है, फिर वो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस पर डिसीजन देगी। ये हमारी पांचवी विशेषता थी। छठी विशेषता को देखो, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत हैं। बिल्कुल, टैक्स। अब सरकार जो है वो काम करती है, सरकार के पास जो पैसा आता है, जैसे वो रोड बनाना हुआ, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, ठीक है, सड़कें बनाना, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो हमारे जो केंद्र की सरकार होती है या जो हमारे राज्य की सरकार होती है या जो हमारी स्थानीय सरकार होती है, ठीक है, इन सब के, ये सारी सरकारें अपने अपने जो जो इनका अधिकार क्षेत्र है उस पर काम करती हैं। तो इन सबको पास पैसा कहाँ से आता है, सबके पास पैसा आता है टैक्स से, क्योंकि ये सब सरकारें क्या करती हैं, टैक्स लेती हैं, ठीक है। तो अब बात ये बनेगी कि भाई अगर मान लो टैक्स लेकर ये सरकारें काम कर रही हैं, हालांकि मैं यहाँ पे ना दो ही लेवल की सरकारों को लेके चलता हूँ, आपको तीसरा लेवल बाद में बताएंगे, हमें केंद्र और राज्य को ही समझते हुए चलना है। मान लो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है, दोनों के पास पैसा कहां से आएगा, टैक्स से आएगा, दोनों ही टैक्स लेंगे। तो ये चीज हमारे संविधान में पहले से क्लियर बता रखा है कि जो राजस्व है, जो टैक्स है, उसकी अलग अलग व्यवस्था है। यानी केंद्र सरकार किन चीजों से टैक्स ले सकती है, राज्य सरकार कहां से टैक्स लेगी, सब कुछ पहले से डिसाइड है, ठीक है, सबका वर्णन पहले से हमारे संविधान में कर रखा है। तो ये सब कुछ पहले से डिसाइड है, इसलिए दोनों सरकारें स्वतंत्र है, क्योंकि उनको पता है हमें यहाँ से तो पैसा मिलना है और उससे हमें काम करना है। तो ये हो जाता है। सातवां, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो संघीय शासन व्यवस्था होती है, जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसके दो उद्देश्य होते हैं, डबल उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या होता है कि देश की एकता की सुरक्षा करना, ठीक है, किसी भी देश में जहां पे संघीय व्यवस्था होती है उसका पहला उद्देश्य यही होता है कि देश की एकता बनी रहे, देश में जो लोग रहते हैं चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, उनके बीच में एकता बनी रहे, कभी कोई उनके बीच में विवाद ना हो, कभी कोई समस्या ना हो, ये इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना, खासकर भारत में। अब भारत देश में देखो क्षेत्रीय विविधता है, आप अलग अलग स्टेट में जाओगे वहाँ के लोग आपको अलग मिलेंगे, वहाँ की लैंग्वेज अलग मिलेगी, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग उनका खान पान है, पहनावा, रहन सहन, ठीक है, उनका धर्म, विचार, सब कुछ आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो क्षेत्रीय विविधता बहुत है हमारे देश में, वैरायटी बहुत है और इसका सम्मान करता है भारत, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अपने देश के नजरिए से अगर देखें तो क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना और देश में एकता बनाए रखना, ये क्या होता है, हमारा संघीय शासन व्यवस्था का एक उद्देश्य होता है। तो ये समझा, यहां तक हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया है, संघीय शासन व्यवस्था, जिसमें 2 या 3 स्तर की सरकारें हो सकती हैं, उसके क्या विशेषताएं होती हैं, हमने सब कुछ समझा। एक टॉपिक है कि संघीय शासन व्यवस्था के गठन के तरीके। देखो, ये संघीय शासन व्यवस्था कैसे बनती है, तो इसके 2 तरीके हैं, कैसे इसका गठन होता है, इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम पहला तरीका बताते हैं, ठीक है। देखो, 2 तरीके कौन कौन से होते हैं, एक पहला तरीका, यहाँ पे दूसरा तरीका। पहला तरीका क्या होता है, स्वतंत्र देश है, मान लो एक देश है, इस देश का नाम मान लो ए है, कोई दूसरा देश है उसका मान लो बी है, कोई तीसरा देश है मान लो उसका नाम सी है, ठीक है, हमने ऐसे ही मान लिया। तो इन सारे स्वतंत्र देशों को आपस में मिलाकर
एक इकाई बना दिया जाता है, ठीक है, ये आपस में गठबंधन कर लें या मिल जाएं, एक दूसरे के दोस्त बन जाएं, ऐसा मान लीजिए। तो ये जब आपस में मिल जाते हैं तो इस तरीके से एक संघीय शासन व्यवस्था बनती है, जैसे कि अमेरिका वगैरह में आपको देखने को मिलता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि उस देश के अंदर ही बहुत सारे राज्य हैं अलग अलग, उन सारे राज्यों को आपस में मिला दें, ये तरीका होता है। तो पहला तरीका हमको कम ही पढ़ना है क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें भारत के नज़रिए से पढ़ना है, तो भारत में ये वाला तरीका अपनाया गया है, ठीक है। भारत में बहुत सारे राज्य हैं, उन राज्यों को आपस में मिलाकर एक पूरा भारतीय संघ बनाए। अब थोड़ा सा समझते हैं, सबसे पहला तरीका देखते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया, अब आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए पहला तरीका क्या है कि अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्रों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बना देना, ठीक है। सारे देश जो हैं वो स्वतंत्र हैं, अलग अलग देश हैं, वो आपस में मिल गए हैं। और यहाँ, ठीक है, फिर क्या होता है कि यहाँ सभी देश स्वतंत्र होते हैं, सारे देश आजाद हैं, अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुत्ता को बनाए रखते हैं, स्वतंत्र भी हैं, अपनी संप्रभुत्ता को भी बनाए रखे हैं, एकता अखंडता को भी बनाए रखते हैं। और यहाँ सभी देश अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं क्योंकि सारे देश अपने आप में अलग हैं, सब कुछ रहता है इनके पास। तो ऐसे देशों को क्या कहा जाता है, ठीक है, कौन से देश हैं ये आते हैं पहले तरीके वाले देश, यानी कि अलग अलग देशों को मिलाकर इन्होंने संघीय व्यवस्था को बनाया है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका पढ़ते हो ना, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो आप पढ़ते हो, इसमें एक नहीं बल्कि 50 के करीब देश हैं, 50 के करीब स्टेट हैं, राज्य हैं, ये आपस में मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये इसके कुछ उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम अमेरिका का, स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया भी है पर हम अमेरिका के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार इस मैप को ध्यान से देखो, ये अमेरिका का मैप है, यूएसए का मैप है, संयुक्त राज्य अमेरिका का मैप है। इसमें देखो ये एक स्वतंत्र देश है, ये एक स्वतंत्र देश है, ये भी स्वतंत्र देश है, ये भी स्वतंत्र देश है, ये सारे अलग अलग देश हैं और सारे आजाद देश हैं। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम सारे आपस में मिलकर दोस्त बन जाएं। ये मान लीजिए ये सारे के सारे दोस्त हो गए हैं, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। इन सारे देशों ने मिलकर एक बना लिया यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये बना लिया। अब एक तो तरीका ये है, भारत ने इस तरीके को नहीं अपनाया है तो हमें वो भारत वाला तरीका अलग है, उसको पढ़ेंगे। तो समझ गए, तो इस तरीके से जो देश बन जाते हैं, कई सारे स्वतंत्र देशों को मिलाकर जो एक इकाई बना ली जाती है, ठीक है, ताकि आपसी एकता हो सके, आपसी आपसी व्यापार हो सके, इनको इसका लाभ मिल सके। ये पहला तरीका है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका आपको समझना है क्योंकि भारत में ऐसा किया गया है। दूसरा तरीका क्या है, इसमें कोई बड़ा देश है, वो अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करते हैं, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी विविधता है, वैरायटी है, यानी कि उस बड़े से देश में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारी विचारधाराओं के लोग हैं, ठीक है, जिनकी अलग अलग विचारधारा है, इस तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं। उन सब राज्यों को मिलाकर एक देश बना दिया गया है, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फिर राज्य और राष्ट्र के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है। हमने पढ़ा था ना कि दो प्रकार से यहाँ पे जो सत्ता है उसका बांटा जाता है। एक होता है केंद्र सरकार, यानी इसको राष्ट्र की सरकार पूरे देश के लिए काम करेगी। एक होता है राज्य की सरकार, जो अपने राज्य के लिए काम करेगा। वही बताया गया है कि कई सारे राज्यों को मिलाकर, ठीक है, एक देश बन जाता है और फिर उसके अंदर राज्य और राष्ट्र के बीच में सत्ता का बंटवारा हो जाता है। यहाँ राज्यों के मुकाबले केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि देखो भारत में भी अगर आप देखोगे तो केंद्र सरकार के पास ज़्यादा अधिकार और ज़्यादा ताकत होती है, ठीक है। ऐसे कुछ देशों के एग्जाम्पल की बात करें तो बेल्जियम में ऐसा ही है, स्पेन में ऐसा ही है और खासकर भारत में भी ऐसा है। हम अपने देश के नज़रिए से देखें तो हमारे देश में भी यही सिस्टम है। हमने इस दूसरे तरीके को अपनाया है, हमने अमेरिका वाला सिस्टम नहीं अपनाया कि अलग अलग देशों को जोड़ दिया, हमने अलग अलग राज्यों को जोड़ के बनाया है, ठीक है। अब समझिए, अब देखिए ये भारत का मैप है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये पूरा भारत है, इसमें कितने सारे राज्य हैं, ठीक है। आप देखोगे ये एक राज्य है, ये दूसरा राज्य है, तीसरा राज्य है, चौथा राज्य है, ये पांचवा राज्य है। इस तरीके से देखो कितने सारे राज्य हैं, उन सभी को आपस में मिलाकर भारत बनाए, ठीक है। अब ये सारे राज्य जो हैं इनकी अपनी आंतरिक विविधता है इनके पास। किसी की लैंग्वेज अलग है, गुजरात में जाओगे तो गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र में जाओगे मराठी बोलते हैं, केरल में जाओगे मलयालम बोलते हैं, तमिलनाडु में जाओगे तमिल बोलते हैं, ठीक है। बिहार यूपी की तरफ जाओगे तो आपको वहाँ पे भोजपुरी, अवधी,
या अन्य भाषाएं देखने को मिलेगी, हरियाणा में जाओगे हरियाणवी मिलेगी। ठीक है, हर राज्य की अपनी अलग विविधता है। इन सारे राज्यों को जोड़कर हमने एक देश बना दिया जो हमारा भारत देश है। ठीक है, क्लियर है, हमने ये तरीका अपनाया है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो कमेंट में लिखना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे देखो, भारत में संघीय व्यवस्था, भारत में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था है उसको समझते हैं। तो देखिए, भारत एक विशाल आबादी वाला देश है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी आबादी है भारत की। और हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ है। विविधता का मतलब है बहुत ज़्यादा वैरायटी है हमारे देश में। यहाँ पे अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी। ठीक है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग हैं हमारे देश में, जो इतनी सारी जातियाँ रहती हैं। भाषाएं हमारे देश में बहुत सारी बोली जाती है। यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, कोंकणी बोलते हैं। ठीक है, हरियाणवी, भोजपुरी, इतनी सारी भाषाएं हमारे यहाँ पे बोली जाती है, लैंग्वेज बोली जाती है, उनकी बोलियाँ बोली जाती हैं। संस्कृति अलग है, लोगों का कल्चर, साउथ में जाओगे अलग कल्चर मिलेगा, नॉर्थ में जाओगे अलग कल्चर मिलेगा। संस्कृति अलग है, लोगों की विचारधारा अलग है। तो इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश है हमारा। तो हमने क्या करा, इन सारी विविधताओं का सम्मान करके, सभी राज्यों को सम्मान देते हुए एक राज्यों को मिलाकर देश बनाया है, जिसको राज्यों का संघ कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल में। देखिए, सन 1947 में, 1947 में हमारा देश जो था वो आज़ाद हुआ था, हम सभी जानते हैं। उस समय खुशी की बात थी क्योंकि अंग्रेजों से हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन एक दुख की बात भी थी। ठीक है, उस दुख की बात क्या है कि देश का बंटवारा हो गया था। यानी हमें आज़ादी मिली लेकिन हमारे देश का बंटवारा हो गया। आज़ादी के बाद बहुत से छोटे बड़े स्वतंत्र रजवाड़े भारत में शामिल हो गए। जो हमारा देश है ना, वहाँ पे पहले छोटी 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 बड़ी रियासतें होती थी। जैसे हैदराबाद एक रियासत थी, मणिपुर एक रियासत थी। ठीक है, इस तरीके से कश्मीर एक रियासत थी। तो बहुत सारी रियासतें होती थी हमारे देश में। उन सारी रियासतों को मिलाकर भारत बनाया गया था। ठीक है, इसलिए हमारे संविधान ने भारत को राज्यों का संघ कहा है। यानी कई सारे राज्यों को मिलाकर भारत बना है, इसीलिए इसको राज्यों का संघ कहा जाता है। और हमारे देश में कौन सी व्यवस्था है, दो प्रकार की व्यवस्था बताई थी ना, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था। एकात्मक में एक ही सरकार होती है, वो सबसे ताकतवर होती है। वो तो हमारे देश में नहीं है। हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था है, जहाँ पे दो या दो से अधिक सरकारें होती हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकार भी हो सकती है, स्थानीय सरकार। और सबके अपने अपने अधिकार होते हैं, सबके अपने अपने पावर होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था है। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। आगे चलते हैं। अब देखो, हमारे यहाँ पे वैसे तो दो ही प्रकार की सरकार होती थी, एक केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार। लेकिन बाद में एक और सरकार जोड़ दिया जाता है, जिसको स्थानीय सरकार कहते हैं। इसको मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे हमको क्या समझना है ये देखिए ध्यान से। भारतीय संविधान जो है वो तीनों स्तर की सरकार के अधिकार और कार्य बताता है। हमारा संविधान बताता है कि केंद्र सरकार के पास क्या अधिकार हैं और क्या इसके काम हैं। राज्य सरकार के क्या अधिकार हैं, राज्य सरकार के क्या काम है, राज्य सरकार क्या काम कर सकती है, क्या काम नहीं कर सकती। स्थानीय शासन जो है, इसके क्या अधिकार हैं, इसके क्या कार्य हैं, ये हमें बताती है। ठीक है, हमारा संविधान हमको क्लियर बता देता है, सब कुछ बता देता है। और देखो, इन अधिकार क्षेत्रों का वर्णन, यानी किसके क्या अधिकार हैं उसका वर्णन, जो लिस्ट है, जिसको सूची कहा जाता है, सूचियों के द्वारा हमको पता लगता है। अब तीन प्रकार की सूची है, संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया और समवर्ती सूची हो गया। अब ये सूचियां क्या हैं भाई, क्या है इस सूची का मतलब, इस लिस्ट का मतलब क्या है। इस सूची का मतलब है कि इस सूची में आपको पता लगेगा कि वो विषय हैं जिसपे केंद्र की सरकार कानून बना सकती है, यहाँ पे राज्य की सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में, ध्यान से देखो। संघ सूची जो है, इसमें वो विषय आते हैं जिसपे केवल केंद्र की सरकार कानून बनाएगी। क्लियर है। राज्य सूची में ऐसे विषय आते हैं जिसपे केवल राज्य की सरकार कानून बना सकती है। अब समवर्ती सूची जो है, उसमें ऐसे विषय आते हैं जिसमें केंद्र की सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, यानी दोनों सरकार कानून बना सकती है। यहाँ पे केंद्र की सरकार भी कानून बना सकती है और यहाँ पे राज्य की सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन मान लो अगर कभी इसमें विवाद हो जाए, कभी विवाद हो जाए केंद्र और राज्य को लेकर, तो किसका कानून माना जाएगा, तो यहाँ पे केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार का ही कानून माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो,
संघ सूची जो है उसमें कौन कौन से विषय हैं जिसमें हमारी केंद्र की सरकार, इसमें कौन सी सरकार कानून बनाती है, केंद्र की सरकार बनाती है ना, ये अभी हमने पढ़ा था। यहाँ पे राज्य की सरकार कानून बनाती है और यहाँ पे दोनों कानून बना सकती है। तो कौन कौन से विषय हैं, जैसे देश की रक्षा का मामला है, प्रतिरक्षा यानी डिफेंस, डिफेंस के मामले में हमारी केंद्र की सरकार कानून बनाएगी। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग जो है, ठीक है, उस पे हमारी केंद्र की सरकार कानून बनाएगी। देश में मुद्रा, जो भी हमारी मुद्रा है, करेंसी है, उससे रिलेटेड कानून जो है केंद्र सरकार बनाएगी। विदेशी मामले, विदेशी व्यापार, युद्ध हो जाए, रेलवे, डाक, ऐसे सारे मुद्दे जो हैं ये केंद्र सरकार के हाथ में आते हैं, केंद्र सरकार इस पे कानून बनाती है, ठीक है। राज्य सरकार की बात करें तो जैसे राज्यों की पुलिस, पुलिस के मामले में राज्य की सरकार कानून बना सकती है। राज्य के व्यापार को लेकर राज्य सरकार कानून बना सकती है। वाणिज्य को लेके, कृषि को लेके, सिंचाई को लेके, स्थानीय शासन को लेकर राज्य सूची कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में क्या क्या आ जाता है, मजदूर यूनियन हो गई, विवाह के नियम, विवाह से रिलेटेड, गोद लेना, एजुकेशन, वन, ठीक है, इस पे हमारी समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं, यानी राज्य और केंद्र दोनों इस पे कानून बना सकते हैं, ठीक है। अगर विवाद हो जाए तो किसका माना जाएगा, केंद्र का। अगला टॉपिक है हमारा भाषाई राज्य। देखिए हमारा देश 1947 के समय अगर आप देखोगे, यानी 1947 के समय में जो हमारे देश का मानचित्र था, नक्शा था, मैप था, अगर उसकी तुलना आप भारत के आज के, ठीक है, वर्तमान में जो भारत है उसके साथ अगर आप तुलना करोगे तो आपको बहुत हैरानी होगी, आश्चर्य होगा। आपको देखने में मिलेगा कि पुराने राज्य जो थे बहुत सारे, वो तो गायब हो गए, वो तो गायब है। उसके बदले नए राज्य बन चुके हैं। कई राज्यों की सीमा जो है यानी बॉर्डर जो है वो बदल दिया गया है, क्षेत्र भी बदल गया है, क्षेत्रफल बड़ा छोटा कर दिया गया है, किसी का नाम भी बदल दिया गया है। इतने सारे अंतर हैं। एक बार मैं आपको दोनों मैप दिखाता हूँ, दोनों मैप को ध्यान से देखो। जब आप इन दोनों को बहुत ध्यान से देखोगे तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जो राज्य हैं वो आपको अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे राज्य आपको अलग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा राज्य दिखाई देंगे क्योंकि आपका मैप है। इस समय आपको कम राज्य दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे आपको देखो यहाँ पे मद्रास दिखाई दे रहा है जो आपको अब नहीं दिखता। हैदराबाद कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन अब तो तेलंगाना भी बन चुका है उसमें से, ठीक है। यूपी देखो आप कैसा दिख रहा है, आज के समय में टूट गया है। बिहार देखोगे तो बिहार भी टूट कर उसमें से आपका झारखंड वगैरह निकल गया है, ठीक है। यूपी से उत्तराखंड और अलग आपको दिखाई देगा। तो काफ़ी ज़्यादा आपको इनमें अंतर दिखाई देगा। तो यही आपको यहाँ पे समझना था। तो देखते हैं आखिर ये हुआ कैसे। तो भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठी। हुआ क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद क्या हुआ कि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो उसके बाद एक आंध्र प्रदेश नाम के राज्य से एक मांग उठी कि जो तेलुगु भाषी लोग हैं, तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए एक अलग राज्य बना दिया जाए, ठीक है। पीछे जो मद्रास प्रांत होता है बड़ा सा, वहाँ से। अब ऐसे में क्या हुआ भाई, बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाओ। सरकार डर रही थी। सरकार को ऐसा लग रहा था कि अगर हमने भाषा के आधार पर राज्य बना दिया, ठीक है, इनकी मांग को मान लिया, तो कल को फिर बोलेंगे दूसरी भाषा वाले हमारे लिए अलग राज्य बनाओ। क्योंकि भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, अगर सबके लिए राज्य बनाना शुरू कर दिया मान लीजिए सरकार ने, तो ऐसे में तो भाई सब ये बोलेंगे हमारे लिए बनाओ राज्य, हमारे लिए बनाओ। सरकार कितने राज्य बनाएगी भाई, ऐसे तो देश टूट सकता है, देश के टूटने का खतरा हो जाएगा, अखंडता को खतरा हो जाएगा। सरकार फैसला लेने से डर रही थी। तो भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए मांग उठी। सरकार ने क्या करा, सरकार डर रही थी, वहां पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, हिंसा भी हो गई। जब लगा ना सरकार को कि ये मांग रुकने वाली नहीं है, तब सरकार ने फैसला लिया कि हम एक राज्य जो है, आंध्र प्रदेश राज्य जो है, भाषा के आधार पर बना देंगे। तो इसके लिए सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में ये बात कह दिया था कि हाँ भाई भाषा के आधार पर राज्य बना देने चाहिए, ठीक है, इसने मान लिया था। और 1956 में एक एक्ट आता है जिसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहा जाता है। उसके तहत फिर क्या किया गया था, कई सारे राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया गया था। तो इसके तहत क्या हुआ, कई सारे राज्यों को भाषा के आधार पर बना दिया गया, ठीक है। कुछ उसमें से कुछ राज्यों के उदाहरण है, जैसे पंजाब है, एक बड़ा राज्य था, ठीक है। पंजाब में से हरियाणा अलग कर दिया, हिमाचल अलग कर दिया, इस तरीके से भाषा के आधार पर राज्य बना दिया। जो पंजाबी बोलते हैं उसके लिए पंजाब हो गया, हरियाणवी जो लोग थे उनके लिए हरियाणा हो गया। ऐसे ही आंध्र प्रदेश साउथ में आप देखोगे वहां से टूट के बन गया। तमिलनाडु, जो तमिल वाले लोग हैं, जो मद्रास वगैरह होता था कभी, वहाँ से टूट के तमिलनाडु बन गया, तमिल भाषा बोलते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गए, महाराष्ट्र में मराठी हो गए, गुजरात में गुजराती हो गए। कर्नाटक, ठीक है, कन्नड़ वगैरह हो गया। इसी तरीके से ना
बहुत सारे राज्य थे जो भाषा के आधार पे बना दिए गए, अलग अलग भाषा बोली जाती थी, उसको तोड़ तोड़ के राज्य बना दिए गए। कुछ के उदाहरण है, इसके अलावा भी कुछ राज्य हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कुछ दिया है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जो उनकी संस्कृति या फिर उनका जो कल्चर है, उनका जो भूगोल है, जियोग्राफिकल जो उसकी कंडीशन है, वहाँ पे जो जातीयता है उसके आधार पे भी कुछ राज्य बनाए गए। एग्जाम्पल है जैसे नागालैंड बना दिया गया, उत्तराखंड बना दिया गया, ठीक है, झारखंड बना दिया गया। ये भाषा के आधार पे नहीं बने, ये इनकी संस्कृति, भूगोल और जातीयता के आधार पे बनाए गए राज्य हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो बड़े से प्रांत थे उसको तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे राज्य बना दिए गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे देश में पुराना मैप देखोगे तो आपको राज्य वहां पे अलग दिखाई देंगे, नए मैप को देखोगे तो आपको राज्य अलग दिखाई देंगे। तो यही इसका कारण था। अब बात करते हैं भाषा नीति। हमारे देश में जब संविधान बनाया जा रहा था ना, तो उस समय एक मुद्दा था जिस पे बहुत बहस हुई थी। कई दिनों तक ये मुद्दा सुलझ नहीं पाया था। मुद्दा ये था कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बनाई जाए, भारत की राष्ट्रभाषा क्या बनानी चाहिए हमको, ठीक है। अब भारत एक ऐसा देश है, वहां पे एक भाषा थोड़ी बोली जाती है। मान लो हिंदी बोली जाती है पूरे भारत में तो हिंदी बना दो, तमिल बोली जाती है पूरे भारत में तो तमिल बना दो, लेकिन ऐसा तो है नहीं भाई। कहीं पे हिंदी बोलते हैं, कहीं पे तमिल बोलते हैं, कहीं पे कन्नड़, मलयालम, गुजराती, बंगाली, ठीक है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। अब अगर किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा बना दें तो बाकी भाषा वाले विरोध करेंगे, बोलेंगे भाई हमारी भाषा को बनाओ। तो ऐसे तो विरोध हो जाएगा, देश टूटने का खतरा हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के फैसला लिया उस समय में संविधान निर्माताओं ने। क्या हुआ देखिए, भारत में अलग अलग भाषा बोली जाती है। ऐसे में समस्या थी कि कौन सी भाषा को राष्ट्र की भाषा, भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो हमारी संविधान सभा ने इस पर बहुत ज़्यादा बहस करी थी, वाद विवाद हुआ था, चर्चा हुई थी। तो संविधान में ये फैसला लिया गया संविधान सभा के द्वारा कि किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता, भारत में तो नहीं बनाया जा सकता, नहीं तो विवाद हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया ही नहीं। तो फिर भाई क्या बनाया गया ये भी समझिए। संविधान सभा ने यह फैसला किया कि हिंदी जो है उसको राजभाषा माना जाएगा। राजभाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा तो वो हो गया पूरे देश की कोई भाषा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। इन्होंने राजभाषा बोल दिया क्योंकि भारत में ऐसा माना जाता है कि 40 से लेके 45% के आसपास, ठीक है, लगभग लगभग 40 मान लो, मोटा मोटा 40% के आसपास जो लोग थे उनकी जो मातृभाषा थी वो हिंदी थी, यानी हिंदी बोलने वाले लोग भारत में ज़्यादा थे। इसलिए उन्होंने क्या करा, राजभाषा बना दिया और सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा यूज़ होने लगी। अंग्रेजी भाषा भी सरकारी कामकाज में यूज़ होती है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय भाषा होती है, ठीक है, जैसे तमिलनाडु में तमिल हो गई, ठीक है, केरल में मलयालम हो गई, महाराष्ट्र में मराठी हो गई, गुजरात में गुजराती हो गई, जो क्षेत्रीय भाषाएं उनमें भी सरकारी कामकाज हो जाते हैं। तो संविधान सभा ने क्या दिमाग लगाया, सोचो, विवाद को सुलझाने के लिए बहुत अच्छा काम करा इन्होंने हिंदी के अलावा 22 और जो भाषाएं थी उनको अनुसूचित भाषा का दर्जा दे दिया, यानी 22 अन्य भाषाओं को भी शामिल कर लिया। तो इन 22 लैंग्वेज में हमारे देश में सरकारी कामकाज होते हैं, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रीय क्षेत्रों में जाके वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में आपको सरकारी कामकाज देखने को मिलेंगे। तो ये था। राज्यों की अपनी राजभाषा है, ठीक है। तमिलनाडु में जाओगे क्या मिलेगा आपको, तमिल मिलेगी, उसकी अपनी अलग भाषा है। तो राज्यों के जो सरकारी कामकाज होते हैं वो ज़्यादातर उनकी जो राजभाषा होती है उसमें होते हैं। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप बैंक में जाते हो, आप बोलते हो भाई मुझे तो बैंक में अकाउंट खुलवाना है, वो आपको कहेगा ठीक है आप फॉर्म भर दो। जो आपको फॉर्म मिलेगा वो किस लैंग्वेज में मिलेगा, या तो वो इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है, या वो हिंदी में भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि फार्म आगे इंग्लिश में लिखा होता है, उसके पीछे ही हिंदी में होता है। आपको जौन सी भी भाषा में भरना है आप उसमें भर सकते हो। ऐसे अगर आप तमिलनाडु के बैंक में जाओगे तो आपको वहाँ पे तमिल भाषा में मिलेगा फॉर्म, या इंग्लिश भाषा में भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो जो अन्य भाषाएं उसको भी शामिल किया गया। हमारी सरकारों ने भाषा के मामले में सोच समझ के कदम रखा था, और उन्होंने ये जो कदम उठाया था वो सही था। अगर एक भाषा को कर देते तो बहुत विवाद हो जाता देश में, इसलिए उन्होंने सभी भाषाओं का सम्मान किया। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका केंद्र राज्य संबंध। आजादी के बाद से भारत में काफी समय तक एक ही पार्टी का केंद्र में और राज्यों में शासन रहा है। हमारे देश में जो सबसे मजबूत पार्टी थी वो उस समय में कांग्रेस पार्टी थी। तो कांग्रेस पार्टी का ही शासन रहा है ज्यादा लंबे समय तक। केंद्र में भी इन्हीं की सरकार थी और ज्यादातर राज्यों में भी इन्हीं की सरकार थी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार जो है उसने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का ज़्यादा प्रयोग करा नहीं। क्यों? क्योंकि जब ऊपर इन्हीं की सरकार है तो राज्य उनके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे।
राज्य और केंद्र में विवाद कब होता है? विवाद तब होता है जब केंद्र में सरकार अलग हो और राज्य में सरकार अलग पार्टी की हो, तब विवाद होता है। अगर दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है तो विवाद वहां पे नहीं होता, तो ऐसा ही चलता रहा। लेकिन जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही, ऐसा भी हुआ कि केंद्र में कांग्रेस है लेकिन राज्य में कोई दूसरी सरकार आ गई, ठीक है, तो ऐसे में केंद्र सरकार ने क्या करा, अपने अधिकारों का अनदेखी करके, ठीक है, अपने अधिकारों का एक तरह से राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करी, यानी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करा। और कई बार इन्होंने क्या करा, केंद्र सरकार ने, ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करके वहां की जो राज्य सरकार है उसको भंग कर दिया, यानी उसको सस्पेंड कर दिया, उसको बर्खास्त कर दिया। ऐसा कहाँ पे करा था? केरल में करा था। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने उसको गिरा दिया, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में इन्होंने ऐसा करा था, वहां पे भी इन्होंने सरकार को गिरा दिया था। तो इन्होंने कई बार ऐसा करा है कि राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है तो उसको गिरा दो, ऐसा होता रहा, यानी इन्होंने अपने जो अधिकार हैं उसका गलत इस्तेमाल करा। एक संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम करा, यानी संघवाद की भावना ऐसा नहीं कहती, संघवाद की भावना क्या कहती है, केंद्र में सरकार राज्य में सरकार दोनों के अपनी पावर होगी, अपने अधिकार होंगे, केंद्र सरकार ऐसे थोड़ी गिरा देगी राज्य की सरकार को, लेकिन यहाँ पे तो हुआ, तो ये उसके अपोजिट काम कर रही है। 1990 के बाद क्या होता है, देश में जो स्थिति है वो चेंज हो गई। स्थिति कैसे चेंज हो गई? इस अवधि में देश में बहुत सारी जो राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया। अब कई सारे राज्यों में लोकल पार्टियां बन गई, क्षेत्रीय पार्टियां बन गई। और केंद्र में एक और नई शुरुआत हुई कि पहले क्या होता था, कांग्रेस को बहुमत मिल जाता था, सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस लेके आती थी, अपने दम पे सरकार बनाती थी। लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ, कई सारी पार्टियों में वोट बट गया, यानी कि अब किसी एक पार्टी को तो बहुमत मिल ही नहीं रहा। जब बहुमत नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, गठबंधन बनाना शुरू करा। केंद्र सरकार में कांग्रेस अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन में आने लगी, बीजेपी अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन में सरकार बनाने लगी, यानी एक गठबंधन का युग शुरू हो जाता है। अब एक दल को यहाँ पे बहुमत तो मिल नहीं पाया, तो इसलिए क्या हुआ, राष्ट्रीय पार्टियों को दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में गठबंधन बनाकर अपनी सरकार को बनाना पड़ रहा था। ऐसा सिस्टम हो गया था इस समय में। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की एक नई संस्कृति पनपी। बिल्कुल, अब देखो, मान लो कांग्रेस को, एग्जाम्पल समझो, मान लो कांग्रेस को 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए और उसको मिल रही है 240 सीटें। अब ऐसे में क्या होगा, उसके पास पूरी सीटें तो नहीं है, तो वो क्या करेगी, अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन करके, ठीक है, अपनी सरकार बना लेगी। तो कहीं ना कहीं उसको सम्मान करना पड़ेगा उस क्षेत्रीय पार्टी का, अगर उसके पास बहुमत नहीं है। तो यहाँ पे एक नया सिस्टम शुरू हो गया था। और इसी प्रवृत्ति के कारण सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से इसको और बल मिला। इस फैसले के कारण क्या था, राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। जैसे कि कांग्रेस करती थी, कभी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार गिरा दी, कभी जम्मू कश्मीर की सरकार गिरा दी, ठीक है, उसको भंग कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त फैसला सुनाया, अब ऐसा करना आसान नहीं था, ठीक है, तो ये सब होने लगा। आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में से, भारत में विकेंद्रीकरण। अब ये विकेंद्रीकरण का क्या मतलब होता है ये समझना है हमको। यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भारत में विकेंद्रीकरण को समझते हैं। देखें, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां और अधिकार, ठीक है, शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। सत्ता का केंद्रीकरण क्या होगा, जब किसी एक के पास ही सारी सत्ता हो, यानी एक एक के पास ही है, लेकिन अगर उस सत्ता को दूसरों को बांट दिया जाए, जैसे केंद्र सरकार से कुछ अधिकार ले लिए, राज्य सरकार से कुछ अधिकार ले लिए, और यह अधिकार अगर स्थानीय सरकार को दे दिया तो एक तरीके से ये सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाएगा, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, आगे समझते हैं। देखिए, भारत ना, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भारत में दो प्रकार की सरकारें मेन थी जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से। एक तो थी आपकी केंद्र की सरकार, ये हमने देख लिया है, दूसरा था आपकी राज्य की सरकार, ये हमने देख लिया है। लेकिन एक तीसरा स्तर भी जो था वो है स्थानीय सरकार, ठीक है। स्टार्टिंग में, शुरुआत में स्थानीय सरकार जो था ये सिस्टम नहीं था हमारे यहाँ पे, ये बाद में आया है। तो अब प्रश्न ये बन जाता है कि आखिर हमें स्थानीय सरकार की जरूरत क्यों पड़ी, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, हमें इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों, क्या हमारा काम केंद्र और राज्य की सरकार से नहीं चल सकता था। तो यही तो समझना है, तो इसीलिए आपको ये यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। देखिए, भारत जो है एक विशाल देश है, यानी एक बहुत बड़ा देश है।
सिर्फ दो स्तर की शासन की व्यवस्था यानी केंद्र और राज्य की सरकारें जो थी, बढ़िया शासन हमारे यहाँ पे नहीं चल पाएगा। अगर हमारे यहाँ पे केवल केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार होगी तो उससे अच्छे तरीके से काम नहीं चल पाएगा, शासन नहीं चल पाएगा, क्योंकि भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है। छोटे देश में तो वो चीज़ें कामयाब है, लेकिन बड़े देश में कहीं ना कहीं ये चीज़ कामयाब नहीं है। इसीलिए हमें तीसरे स्तर की सरकार की जरूरत पड़ी, जिसको हम स्थानीय शासन कहते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ना भारत को कंपेयर कर रखा है यूरोप के देशों से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए भारत के जो प्रांत हैं, हमारे जो राज्य हैं, वो यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। यानी कि हमारे यहाँ पे जो राज्य हैं भारत में, ठीक है, जैसे हमारे बहुत सारे राज्य, हमारे यहाँ पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इतने सारे तो राज्य हैं हमारे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ के जो राज्य है ना, वो यूरोप के देश से भी बड़े हैं। अब आप सोचो, यूरोप का एक स्वतंत्र देश और भारत का एक राज्य, और हमारा राज्य उनसे क्षेत्रफल में भी बड़ा है और जनसंख्या में भी बड़ा है। तो सोचो भारत कितना बड़ा है, आपको अंदाजा लग जाएगा। तो भारत के जो प्रांत हैं वो यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो जो हमारा यूपी है, हमारा जो उत्तर प्रदेश है, वो रूस से भी बड़ा है। अब आप देखोगे ना, रूस से बड़ा अगर आबादी में देखोगे आपको पता लगेगा। देखिए क्या है, रूस क्षेत्रफल में आपको काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको जनसंख्या में देखोगे ना, तो पता लगेगा कि हमारे यूपी में उससे ज़्यादा लोग रहते हैं। भारत देश के एक राज्य यूपी है, भारत देश का एक राज्य है यूपी, और उस यूपी में रूस से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो सोचो कि हमारा देश कितना ज़्यादा मतलब विशाल आबादी वाला देश है। अब इतनी बड़ी आबादी वाले देश में दो स्तर की सरकारों से काम अच्छे से नहीं चल पाएगा, इसलिए हमें तीसरे स्तर की जरूरत पड़ी। क्लियर हो गया? और देखते हैं एक और एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र जो है वो लगभग जर्मनी के बराबर है। हमारे देश का एक राज्य महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। अब आप सोचो कि हमारे यहाँ पे जनसंख्या, दुनिया में अधिकतम जनसंख्या कैसे है, ठीक है, चीन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में आता है नाम उसका, भारत भी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में नाम आता है। और ऐसा कहा जा रहा है अगर हमने अपनी जनसंख्या को काबू नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो हम चाइना से भी आगे निकल जाएंगे। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत बन जाएगा। तब आपको यहाँ पे अंदाजा लग गया होगा कि हमें तीसरे स्तर की सरकार की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है। आगे देखो, भारत में अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो राज्य हैं उस राज्य के अंदर भी इतनी सारी विविधता है। ठीक है, मान लीजिए यूपी है, यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। अब यूपी को ही हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा विविधता है। यानी यूपी में विविधता का मतलब अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जो हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, फारसी, ठीक है, हर तरह के लोग होंगे, धर्म वाले, हर तरह की जाति वाले लोग होंगे। ठीक है, जातियों में बटे हुए लोग होंगे, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, खान पान, भाषा, हर तरह से वो अलग होंगे। तो हर राज्य के अंदर भी इतनी सारी विविधता है भारत में। और इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत महसूस हुई। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे राज्य की जो सरकार है वो राज्य में बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अगर राज्य सरकार का काम हल्का कर दिया जाए तो क्यों ना हम एक और स्थानीय शासन ले आए, एक लोकल गवर्नमेंट ले आए। तो यह इसीलिए स्थानीय शासन लाया गया, जिससे कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार का काम भी थोड़ा हल्का हो जाए और ये कुछ कामों को कर लें। और स्थानीय शासन होता है ना, वो जनता के सबसे करीब होता है, जनता के सबसे नज़दीकी शासन स्थानीय शासन होता है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी जो है वो 3 स्तर पे करने की जरूरत थी। हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। 2 स्तर की सरकार थी, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब हमें समझ में आया कि 3 स्तर की आखिर हमको जरूरत क्यों है, क्योंकि भारत एक विशाल आबादी वाला देश है। तीसरा स्तर जो है इसको स्थानीय सरकारों का, ठीक है, सरकार या प्रांतीय स्तर की, ये जो राज्य स्तर की सरकार होती है उसके नीचे होता है। यानी कि जो राज्य सबसे ऊपर है हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार, ध्यान से देखें, उसके बाद आता है राज्य सरकार, और ये जो तीसरा है स्थानीय शासन। ठीक है, स्थानीय शासन जो है वो इस राज्य सरकार के भी अंडर आता है, उसके भी निचले लेवल पे आता है। तो ये आपको बताया गया। इसलिए भारत में स्थानीय शासन को लाया गया क्योंकि यहाँ पे इसकी जरूरत थी। ठीक है, हमारा देश इतना बड़ा है इसलिए यहाँ पे जरूरत थी। तो स्थानीय शासन जो है इसके क्या फायदे हैं ये समझिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो थी पहले से, अब स्थानीय शासन भी ले आए हैं। तो स्थानीय शासन को लाने से क्या फायदे होंगे, क्यों लाया गया, इसको समझते हैं। तो देखिए क्या फायदे होंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसका निपटारा जो है वो स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। अगर लोकल लेवल पे एग्जाम्पल देके समझाता हूँ,
अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो आपके गांव की एक ग्राम पंचायत होगी, ग्राम सभा होगी, और आपके गांव के सभी वोटर्स जो हैं, मतदाता जो हैं, वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे। आपके गांव का एक प्रधान भी होगा, वो प्रधान पंचायत का पंच के रूप में होगा, ठीक है। तो जो गांव में रहते हैं, तो जो सरपंच वगैरह होता है, प्रधान होता है, वो उन्हीं के बीच में गांव में रहता है। अब देखो, आपकी जो समस्या है, मान लो आप गांव में रहते हो, तो जो आपकी समस्या है उससे आपका प्रधान अच्छे से जानता है, क्योंकि वो भी उसी गांव में रहता है। अब आपका एमएलए हो सकता है आपके गांव में ना रहे, आपका एमपी हो सकता है आपके गांव का ना हो, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कभी आपके गांव में आए ही ना, या कभी उसने गांव को आपके देखा भी ना हो, लेकिन आपका प्रधान तो रोज वहीं रह रहा है ना। तो आपकी जो समस्या है, गांव के लोगों की जो समस्या है, उसको कौन समझेगा सबसे अच्छे तरीके से? गांव के निवासी, और आपके गांव के प्रधान, और गांव की ग्राम सभा, और गांव के लोग ये अच्छे से समझेंगे। तो स्थानीय स्तर पे स्थानीय सरकार अच्छे से काम कर पाएगी, इसलिए ये लाया गया था, ठीक है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की अच्छी समझ होती है। अब किसी गांव में मान लो लोगों को बारिश में बहुत दिक्कत होती है, वहाँ पे कीचड़ हो जाता है, वहाँ पे सड़कें अच्छी नहीं है, तो वहाँ के गांव के लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ पे सड़क की जरूरत है। मान लो किसी गांव में स्कूल नहीं है, बच्चे दूर पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ के गांव के लोग समझते हैं कि उसके गांव में स्कूल नहीं है, तो गांव के लोग को पता है ना कि उनके गांव में क्या समस्या है, तो वो अपने प्रधान को बताएंगे, उसका प्रधान उस पर काम करवाएगा। तो ये होता है स्थानीय शासन, ठीक है। ऐसे ही गांव में होता है, सेम ऐसा ही नगरों में भी होता है, शहरों में भी होता है। अभी हम गांव को पढ़ेंगे, फिर हम शहरों को भी जानेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए। अब मान लो किसी गांव में सरकारी स्कूल की कमी है, तो सभी लोग जानते हैं ना कि जो ग्राम पंचायत के पास जो पैसा है, उस पैसे को स्कूल में खर्च किया जाए, या फिर उनके लिए एक स्कूल बनवा दिया जाए सरकार से कह के, ठीक है। तो या मान लो कहीं पे स्ट्रीट लाइट की कमी है, अंधेरा हो जाता है रात में, तो वहाँ पे पैसा जो है स्ट्रीट लाइट में खर्च किया जाना चाहिए। मान लो कहीं पे पुलिया नहीं बनी हुई, तो पुलिया में खर्च करना चाहिए। तो ये सब इनको पता होता है गांव के लोगों को। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी आसान होता है, बिल्कुल, क्योंकि गांव में ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में सारे गांव के लोग उसके मेंबर होते हैं, ठीक है। तो आसानी से स्थानीय स्तर पे सभी लोगों को भागीदारी बनाना आसान होगा। जैसे मान लो गांव में कोई काम करवाना है, चाहे कोई नहर बनवानी है, कोई पुल बनवाना है, कोई सड़क बनानी है, कोई स्ट्रीट लाइट लगवानी है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, XYZ कोई भी गांव का काम है, तो वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में उनसे पूछा जा सकता है ना कि भाई क्या करें, तो ये ज़्यादा करीब होता है। इसके अलावा दूसरा शासन राज्य का या केंद्र का, वो हमारे इतना करीब नहीं होता जितना स्थानीय शासन होता है, ठीक है। अब देखो, विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई थी। जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था ना, तो संविधान निर्माण के समय भी ये चीज महसूस की गई थी कि भारत देश बहुत बड़ा है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार हो सकता है अच्छे से काम ना कर पाए, हमें एक लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, एक स्थानीय शासन, विकेंद्रीकरण की जरूरत है। ये पहले से महसूस हो गई थी। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण की कोशिश हुई, ठीक है। अब गांव में जो स्थानीय शासन होता है, गांव में उसको ग्राम पंचायत हम बोलते हैं, शहरों में जो, नगर में जो स्थानीय शासन होता है उसको नगर पालिका बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे हम थोड़ा सा ना ग्राम पंचायत को अच्छे से समझेंगे। अभी स्थानीय शासन को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। देखो, आप जहां पर रहते हो वो या तो गांव होगा, ठीक है, या फिर वो शहर होगा, या तो गांव होगा या शहर होगा। अगर आप गांव में होंगे तो आपको पता होगा आपकी एक ग्राम पंचायत भी होगी, ठीक है, इसको पंचायती राज भी कहा जाता है। ग्राम पंचायत होगी तो आपके गांव की ग्राम सभा भी होगी, आपका एक प्रधान भी होगा, ये सब होता है गांव में। आप नगर में रहते हो तो आपके यहाँ पे नगर पालिका होगी या नगर निगम होगा, ऐसे एक नगर पंचायत भी होती है। तो अभी हम गांव को समझते हैं, फिर नगर पे चलेंगे, ठीक है। देखो, इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा जाता है। ये जो स्थानीय शासन है ना, ये राज्य सरकार के नियंत्रण में होता है। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। ये बात अभी की नहीं है, ये बात पहले की है। जब ये स्थानीय शासन लाया गया था उस समय इसमें बहुत कमियां थी। वो कमियां क्या थी कि भाई राज्य सरकार के सीधा नियंत्रण में थे, इनके पास नियमित तरीके से इनका कोई चुनाव भी नहीं होता था, इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था और ना ही इनके पास कोई संसाधन, कोई फंड होता था। तो इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण केवल नाम मात्र का हुआ था, यानी कागजों में तो हो गया था भाई 3 स्तर की सरकारें हैं, पर रियलिटी में कुछ भी नहीं हुआ था। स्थानीय शासन था ही नहीं, नाम मात्र का था। फिर सरकार ने ये देखा, ठीक है, सोचा कि इसको थोड़ा और मजबूत बनाते हैं। इसके लिए 1992 में संविधान में संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, ये संशोधन किए गए। और इस संशोधन के तहत जो स्थानीय शासन है उसको मजबूत बनाया गया, ठीक है।
अब देखो, अब स्थानीय निकायों के चुनाव जो हैं वो रेगुलर, यहाँ पे रेगुलर मतलब कराने की बाध्यता हो गई। अब ये कह दिया गया कि अब स्थानीय निकाय जो है हमारे, ये जो ग्राम पंचायत वगैरह है, नगर निगम या नगर पालिका है, इसके चुनाव रेगुलर होंगे। हर 5 साल के बाद चुनाव होंगे, कंपलसरी है, जरूरी है, बाध्य हो गए कि अब तो चुनाव कराने ही कराने हैं। ठीक है। निर्वाचित निकाय के सदस्य, ये भी बता दिया क्या, जो सदस्य होंगे, जो पदाधिकारी होंगे, जो उसमें पोस्ट पे होंगे, वो SC ST और जो OBC वगैरह हो गए, उनको आरक्षण भी दिया जाएगा, यानी उनकी सीटें भी रिजर्व कर दी गई। और ये भी कह दिया गया कि 1/3 पद, यानी 1/3 जो पद होंगे कम से कम, ठीक है, वो 1/3 जो 1/3 जो पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, यानी महिलाओं को भी आरक्षण दे दिया, SC ST OBC को भी आरक्षण दे दिया। हर तरह से यहाँ पे आरक्षण मिल गया। ये भी कंपलसरी हो गया कि चुनाव कराने कराने हैं। ठीक है। अब देखो, हर राज्य में पंचायत, गांव में होती है पंचायत, शहर में होती है नगर पालिका, यानी हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए एक अलग से राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का भी गठन कर दिया गया। यानी इनको एक अलग से संस्था दे दी कि ये तुम्हारी संस्था है, ठीक है, और ये तुम्हारा चुनाव करवाएगी। यानी कि पूरी तैयारी कर दी कि अब तो भाई स्थानीय शासन को मजबूत करना ही करना है। राज्य की सरकार को अपने राजस्व का, जो राज्य सरकार को जो टैक्स मिलता है उसका कुछ हिस्सा, ठीक है, और अपने अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय सरकार, यानी जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो गांव में पंचायत मान लो या शहरों में नगर पालिका नगर निगम मान लो, उनको अपना मतलब अधिकार और अपना राजस्व, अपना टैक्स देना ही देना है ताकि वो काम करवा सके। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, ग्राम पंचायत जो है ना, गाँव के लेवल पे जो स्थानीय शासन होता है उसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। इसको पंचायती राज भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, गांव के स्तर पर जो स्थानीय शासन होता है उसको पंचायती राज भी कहा जाता है। ये भी वही है, ग्राम पंचायत पंचायती राज एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना। आगे देखो, हर गांव में क्या होता है, हर गांव में एक पंचायत होती है, हर गांव में होती है। इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं और उसका एक अध्यक्ष भी होता है। जो अध्यक्ष होता है ना वो प्रधान कहलाता है, या फिर इसको सरपंच भी कहा जाता है। अब आपके गांव में प्रधान बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, क्या बोला जाता है। पंचायत का जो काम होता है वो ग्राम सभा की देखरेख में होता है। हर गांव में एक सभा होती है जिसको ग्राम सभा कहा जाता है। उस ग्राम सभा में कौन होता है, जो गांव का मतदाता होता है, जो गांव में वोट दे सकता है। हर वह व्यक्ति जो 18 साल का हो चुका है, मतदाता है, वो उस ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है, हर मतदाता जो है इसका सदस्य होता है। और ग्राम पंचायत के पास पैसा आता है, बजट आता है। अब ग्राम पंचायत के पास पैसा आ गया, ठीक है, मान लीजिए उसके पास बजट आ गया, पैसा आ गया। अब उस पैसे को कहाँ पे खर्च करना है, उसके लिए क्या करते हैं, ये आपस में बातचीत करते हैं और साल में कम से कम इसकी समीक्षा भी की जाती है और 2-3 बार मीटिंग वगैरह भी होती है। अब गांव के प्रधान और उसके जो साथी हैं वो सब मिलके, गांव के लोग मिलकर तय करेंगे कि इतना पैसा आया हुआ है और इस पैसे को हम कहाँ लगाएंगे। जैसे मान लो गांव में स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है, तो वो डिसाइड करेंगे बैठ के कि भाई हमें स्ट्रीट लाइट लगवा देनी चाहिए। ठीक है, या फिर कोई और चीज़ की ज़रूरत है तो वो करवा सकते हैं। कोई सड़क बनवानी है, कोई रोड बनवाना है, कुछ भी करवाना है तो वो लोकल लेवल पे अपने काम करवा सकते हैं। अब आगे देखो, स्थानीय शासन का जो ढांचा है ना, स्ट्रक्चर, वो जिला स्तर तक होता है। अब ये मत सोचना मैंने यहाँ पे केवल गांव बताया है, तो ऐसा मत सोचना केवल गांव के लेवल पे होता है, बल्कि गांव से भी बड़ा, यानी मंडल लेवल, मंडल को ब्लॉक भी बोला जाता है। ठीक है, इसको प्रखंड भी बोला जाता है, प्रखंड लेवल पे, और उससे भी बड़े लेवल पे यानी जिले के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी होता है। ठीक है, तो जो ये जो गांव का स्थानीय शासन है वो 3 लेवल पे होता है। गांव के लेवल पे भी होता है, मंडल के लेवल पे भी होता है और जिला स्तर पे भी होता है। तो देखिए, स्थानीय शासन का ढांचा जो है वो जिला स्तर तक होता है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती है, यानी जब कई सारे ग्राम पंचायत मिल जाती है तो उससे एक पंचायत समिति बनती है, और जब कई सारी पंचायत समिति मिल जाती है तो उससे एक तरह से आप ये कह सकते हो जिला परिषद बनती है। ठीक है, तो देखो, कई ग्राम पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति बनती है। इस पंचायत समिति को मंडल या फिर प्रखंड स्तर की पंचायत भी कह सकते हैं हम। और इसके सदस्यों को चुनाव जो है उस इलाके के जो सभी सदस्य होते हैं वो करते हैं। और किसी जिले की, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी पंचायत समिति होती है उसको मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। तो इस तरीके से बनता है। हो सकता है आपको यहाँ पे डाउट हो, समझ ना आया हो, तो इसके लिए मैंने इसको आसान बना के आगे देखो और आसान बना दिया है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ध्यान से देखो, गांव का जो स्थानीय शासन है 3 टुकड़ों में उसको बांट दिया। सबसे छोटे लेवल पे जो होता है उसको ग्राम पंचायत कहते हैं, यानी हर गांव में एक पंचायत होती है,
वो गाँव के लिए फैसले लेती है। ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो गाँवों से बड़े क्षेत्र होते हैं, यानी इस क्षेत्र में मान लो इस क्षेत्र में 5 गांव हैं और हर गांव की एक ग्राम पंचायत होती है, हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 5 गांव हैं तो 5 ग्राम पंचायत हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये 5 ग्राम पंचायत मिल जाएगी तो बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, तो इसको ब्लॉक कह देंगे या पंचायत समिति कह देंगे या इसको मंडल कह देंगे या प्रखंड कह देंगे, यानी ये मध्य मिडल लेवल की मान लो। और एक होता है जिला, जिला तो बहुत बड़ा होता है, डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है, एक जिले में हो सकता है 50 गांव आ जाएं, ठीक है। तो जो सबसे बड़े लेवल पे होता है उसको जिला परिषद कहते हैं। तो इस तरीके से होता है गाँव में, ठीक है। गाँव में क्या होता है, स्थानीय शासन। अब बात करते हैं, हमने गाँव को समझ लिया, अब बात करेंगे हम नगरों में। नगरों में क्या सिस्टम होता है, बिल्कुल सिंपल है। नगर में आपके नगर पालिका होती है या फिर बड़ा शहर है तो वहाँ पे नगर निगम होते हैं, ठीक है। देखो शहरों में भी स्थानीय शासन होता है, शहर के स्तर पे मौजूद जो स्थानीय शासन है उसको नगर पालिका हम बोलते हैं। जो बड़े बड़े शहर होते हैं, मान लो शहर भी कई तरह के होते हैं, एक है छोटा शहर, जो छोटा शहर है वहाँ पे होगी नगर पालिका। लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा शहर है या बड़ा शहर नहीं भी है लेकिन उसकी आबादी बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको नगर निगम देखने को मिलेंगे, ठीक है। बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। नगर निगम का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, प्रधान होता है, ठीक है, वो मेयर कहलाता है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, हो सकता है आप भी दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली क्षेत्रफल में ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन जनसंख्या में बहुत बड़ा है। तो दिल्ली शहर जो है यहाँ पे आपको नगर निगम देखने को मिलता है, दिल्ली नगर निगम आपने सुना ही होगा। तो दिल्ली नगर निगम का जो सबसे बड़ा पद होता है वो नगर निगम का, वो मेयर होता है उसका, ठीक है। और ये नगरों के विकास के लिए काम करते हैं, नगरों में काम करते हैं। अब नगरों के विकास के लिए जैसे मान लो शहरों में कोई नाली बनानी है, कोई छोटी सड़क बनानी है, जो खंबे हैं उस पर स्ट्रीट लाइट लगानी है, छोटे मोटे प्राइमरी स्कूल बनाने हैं, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा के लिए डिस्पेंसरी बनानी है, साफ सफाई करवानी है, ये सारा काम नगर निगम का हो जाता है, आपका नगर पालिका नगर निगम का। तो ये स्थानीय, आप ये कह सकते हो कि ये शहरों का स्थानीय शासन है, ठीक है, शहरों में ऐसा होता है। तो ये था हमारा अभी तक का मेन टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, चैप्टर पूरा करा दिया है। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।